50,000 से शुरुआत और 21 राज्यों में कारोबार। सुनने में ये इम्पॉसिबल जैसा ज़रूर लगता है, लेकिन इसको सच कर दिखाया है श्री बालाजी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसके प्रोडक्ट्स पर लोगों को विश्वास है और उनका नाम विकास है। आज हमारे साथ विकास मुंद्रा जी मौजूद हैं, आप सीएमडी हैं, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आपने 50,000 में शुरुआत की और आज आपने अपनी इंडस्ट्री को एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्री बना दिया है। आपने अपनी कंपनी को एक मुकाम पे पहुंचा दिया है। कैसे संभव हो पाया, कैसा रहा आपका ये सफ़र? सफ़र तो मैडम देखिए, कोई भी छोटा हो या बड़ा हो थोड़ा टफ ही रहता है इनिशियली। मैं जॉब करता था, जॉब करके फिर मतलब मेरी वाइफ ने कहा कि एक सैचुरेशन आ गया था जॉब में कि जॉब अपन सैचुरेशन कब तक जॉब करेंगे, क्योंकि जॉब में कोई एक एसएसआई यूनिट में आप जब जीएम बन जाते हैं उसके बाद आप एमडी या सीएमडी नहीं बन सकते। एमडी और सीएमडी बनने के लिए आपको अपनी यूनिट बनानी पड़ती है, अपनी यूनिट बनाने के लिए आपको अपना बिजनेस करना पड़ता है। बिल्कुल। मेरी वाइफ ने कहा था कि जॉब बहुत हो गया है, अब अपने को जॉब लेना नहीं है, जॉब देना है। तो वही एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और हम कानपुर से भोपाल आ गए और इनिशियली बहुत छोटे से हमने एक पैकिंग मटेरियल से बोरी रोल लाना, बोरी काटना और सील के टेलर कट जॉब की एक फैक्ट्री डाली थी। हमारी वाइफ का हौसला और मेरा परिश्रम, रिज़ल्ट ये है कि मैं आज इंडिया लेवल के आपके प्राइड ऑफ इंडिया भारत 24 चैनल पे हूँ, आपके सामने हूँ और ऑल इंडिया लेवल पे एक प्राइज़ विनर हूँ। और आप अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यस। अच्छा, एक बार ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है वो कैसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है और आगे के लिए, भविष्य के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? हमारी कंपनी देखिए, हमने जो इनिशियली शुरुआत की थी वो एचडीपी वुवन सेक्स से करी थी, जो कि टेलर कट था। साइज के हिसाब से हम 25 किलो, 50 किलो, 5 किलो, 10 किलो लोगों को देते थे। धीरे धीरे करके हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में आ गए। आज के तारीख में हम 2 ग्राम टू 250 ग्राम तक के बैग बनाते हैं और हमारा टोटल इन हाउस है। इन हाउस मतलब हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते चले गए। जो रॉ मटेरियल हमको बाहर से हम परचेस करते थे 2008 में, आज एवरीथिंग हम अपना इन हाउस बनाने लगे। से हम ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करते हैं या रिलायंस से लेते हैं या कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी से लेते हैं, तो उससे क्या हो गया, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम बढ़ गया। प्रॉफिट वॉल्यूम थोड़ा कम करके हमने अपना सेल वॉल्यूम बढ़ा लिया, जिससे आज एक पहचान हो गई और बालाजी पैकेजिंग का रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें आपने हमको कॉल किया है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि भोपाल में आपके 3 यूनिट्स हैं। क्या सभी में पैकेजिंग का काम होता है? यस, सभी में पैकेजिंग का काम होता है। सबसे पहला यूनिट हमारा जो था वो एचजीपी वुवन सेक्स का था। सेकंड नंबर में हमने एक्सट्रूजन लेमिनेशन विद बीओपीपी सैंडविच लेमिनेशन ला। थर्ड नंबर हमने सैंडविच लेमिनेशन प्लस आपका मल्टी लेयर फिल्म प्लांट रोटोग्राफर प्रिंटिंग, मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन तरह गए। अब हाउस ऑफ पैकेजिंग हो गया हमारा। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे पास नहीं है, 3 प्लाई, 2 प्लाई, सिंगल प्लाई। तो पैकेजिंग मटेरियल का मतलब फ्रॉम एंड टू इनिशियल या इनिशियल टू एंड सब कुछ है हमारे पास। मतलब ए टू आपको जेड कहीं नहीं जाना है, सारा from A to सॉल्यूशन Z। आपके पास है। यस। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग सोचते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज लगाएं, वो सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन लो कॉस्ट में प्रीमियम प्रोडक्ट की जब बात आती है तो कैसे आप उसको तैयार करते हैं? मैंने आपको बताया ना कि हमारा सब कुछ इन हाउस है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। मतलब इतने बड़े बिजनेस में मेरे पास ना कोई सेल्स टीम है, मेरे पास एक अकाउंटेंट है, सब हम देखते हैं, या जो हमारा स्टाफ है वो हाईली इफ़िशिएंट है, वो खुद काम करता है, 2 आदमी का 1 आदमी काम करता है। और जो हमारा बिजनेस है वो एक वॉल्यूम बेस है। तो सपोज़ करो एक ऑर्डर आएगा, 10 दिन वही चलना है, तो मशीन से कोई शिफ्टिंग होनी नहीं है, कंटिन्यू जॉब प्रोसेस है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है और उसमें जो आपका एक इनोवेशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इस वजह से उसकी कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, वो हमको एक मैनेज कर देता है। क्या आपने कभी सोचा कि आप बाकी के सेक्टर्स में, बाकी के क्षेत्र में भी काम करें? और अगर कुछ ऐसा आपने सोचा होगा, कुछ आपकी प्लानिंग हुई होगी, तो भविष्य में आने वाले वक्त में आप खुद को उन सेक्टर्स में कहाँ पाते हैं? देखिए, हमारा जो पैकेजिंग सेक्टर है यही एक इतना बड़ा सेक्टर है कि मेरे ख्याल से 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी इसको फुलफ़िल नहीं कर पाती है। आज भी लगभग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट या हंड्रेड्स प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम नहीं बनाते हैं, उसको अगर हम बनाते रहें, करते रहें तो 100-150 साल तो यही चलता रहेगा। फिर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाने का सोच रहा हूँ मैं, और मैं जाऊँगा। आई थिंक 2026 में हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे।
क्योंकि आपने इससे पहले ज़िक्र किया कि आपकी धर्मपत्नी ने आपको बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया। हम कहते हैं कि एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन महिला भी जब आगे बढ़ती है तो उसके आगे बढ़ने में भी एक पुरुष का उतना ही अहम किरदार रहता है। मैंने समझा कि आपकी पत्नी भी समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, संकल्प एनजीओ के ज़रिए वो मानवता की सेवा कर रही हैं। किस तरीके से काम करता है? देखिए, उनका एनजीओ जो है वो एक सेल्फ मोटिव है। वो 15-20 महिलाओं से चालू हुआ था। आई थिंक आज 70-75 महिलाएं, कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, कोई गवर्नमेंट साइड लेती नहीं है। वो स्वास्थ्य में काम करती है, सेवाएं में काम करती है, एजुकेशन में काम करती है, गरीब कन्याओं की शादी में काम करती है। जैसे एक माउथ पब्लिसिटी होती है, किसी को पता लगा किसी गरीब की लड़की की शादी है, उसके पास फंड्स नहीं है, इनके पास फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आता है तो आप मानिए, मैंने कई बार देखा है शाम को 7 बजे फ़ोन आता है और बिफोर 12 आफ्टरनून सेकंड डे इनके पास एक एम्पल फंड्स होता है। और कई बार तो ये होता है अब ये फंड्स हो गया, अब इस फंड्स को आगे मैनेज करेंगे। तो उनका एक अपना ग्रुप है और उनका जो एक आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। किसी को ऐसा कलेक्शन एक मैसेज डाला जाता है कि ये काम यहाँ करना, हो जाता है, चाहे गौ सेवा हो या आपका समाज सेवा हो या ब्लाइंड स्कूल में स्वेटर देना है या किसी स्कूल में जूते मोजे देना है। मतलब एक्चुअल जो नीडी है उसको वो लोग देते हैं। कोई ग्लैमर में विश्वास नहीं करते, कुछ नहीं करते। अगर लड़की की शादी हो तो उसको पैसा कभी नहीं देते, उसको घरेलू सामान, उसका दहेज का सामान वो सब देते और हाथ में जाके देते। और जैसे स्वेटर भी बटना तो हर बच्चे को इंडिविजुअली अपने हाथ से देंगे, किसी को पर्टिकुलर को नहीं देते कि उसका मिसयूज़ ना हो, एंड यूज़ तक पहुँचे। ये उनका एक बहुत अच्छा है। और इसके लिए साधुवाद आपको। आपने समाज के लिए इस तरीके से कार्य किया है, आपने और आपकी धर्मपत्नी, जो निरंतर इस दिशा में प्रयासरत हैं। नहीं, देखिए, साधुवाद तो क्या है कि आप जब इस मुकाम पे पहुंच गए तो कहीं ना कहीं आपके वेल विशर का आशीर्वाद दिए, बिल्कुल। तो उसका रिजल्ट भी एक आपको मिलता है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और पॉजिटिव वेव के साथ आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि हमको कुछ करना है। अच्छा, आज जब आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर आपने एक अपनी एक अलग पहचान बनाई है, आपने इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारी चुनौतियाँ भी आई थी, आप नौकरी के साथ साथ इतना कर रहे थे। श्रेय किसको देना चाहेंगे इसके पीछे? ऑब्वियसली फर्स्ट श्रेय तो मेरी वाइफ को ही जाएगा। सेकंड श्रेय बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। देखिए, मदर, फादर, सिस्टर्स, मेरे सास ससुर, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मैंने कभी उनको अलग नहीं समझा। मैं भोपाल में रहता हूँ, मेरा ससुराल भी भोपाल में ही है, क्योंकि बैकबोन तो वही थे। बेसिकली मैं बीकॉम सेकंड ईयर में था, तो एमजे कॉलेज में मैं बीकॉम सेकंड ईयर करता था, तो मेरे दादा की तबीयत बहुत ख़राब थी। एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैं जा रहा था, पहले कोई टिकट विकेट तो होते थे, जो ट्रेन आई उसमें बैठ गए। तो जा रहा था तो मेरे दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, तू जा मत, मेरे को पहुंचा के जाना। उनको इंट्यूशन हो गया था कि अब वो शायद लास्ट टाइम है। सेकंड डे वो उनको कुछ समझता नहीं था, मैंने कुर्सी पे बैठाया, स्पंजिंग वगैरह किया, तो बोले तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी क्या बनेंगे, क्योंकि जब मैं अपने खिरकिया से जलगांव गया था, 300 रुपये की एक सेकंड हैंड साइकिल लेके गया था मेरे रूम से कॉलेज तक जाने के लिए। तो मेरे दादाजी ने बोला, तू टूटी साइकिल की बात मत कर, तू हवाई जहाज में ही घूमेगा। और रिजल्ट आपके सामने है। मैं सबसे पहले, मेरे दादाजी का ही आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का ही, लेकिन वो शब्द आज भी मुझे कान में गूंजते हैं कि बोले तू हवाई जहाज में घूमेगा, तू छोटी बात कर ही मत। और उसी दिन रात को 11 बजे उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उनको बहुत गर्व महसूस होता हाँ। होगा, वो आपको कहीं से देख रहे होंगे। यस, यस। और वो बहुत खुश होंगे आपको इस मुकाम पर पा करके। आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो वैसे वो तमाम युवा जो कि कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, आपकी फील्ड में भी कई लोग जाना चाहते होंगे, उनको आप हमारे माध्यम से, भारत 24 के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आज? भारत 24 के माध्यम से मैं यही कहूँगा, बहुत से युवा हैं कि उनको देखिए, स्कोप तो बहुत है काम का। काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आजकल कुछ देखता हूँ मैं युवाओं में, सपोज करो मेरे बच्चों को ही, उनको कुछ करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। एकदम सबको चार्मिंग चाहिए, लेकिन जैसे वो अपनी लाइफ देखेंगे कि ये चार्मिंग है, लेकिन इस चार्मिंग के पीछे की मेहनत है वो नहीं देखते। तो उनको पहले छोटे से इनिशियली चार्ज करना चाहिए। आज देखिए, जितने भी स्टार्टअप है, आई थिंक 95% स्टार्टअप को, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बोलो या कुछ बोलो, सब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जितने भी युवा हैं उनको बोलता हूँ, धैर्य रखें, ईमानदारी से काम करें, एक अपना गोल, अपना विज़न क्लियर करें। कई युवा क्या करते हैं, 2 महीने ये किया, 1 महीने ये किया, रिजल्ट कैसे आएगा? आपको इनिशियली काम करना पड़ेगा और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा कि आप ये माल ले रहे हैं, ये माल बनाए तो ये करें तो। और
आपका टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। आपने अगर किसी को कमिट किया है तो ये होना है तो वो होना है, क्योंकि इनिशियली देखिए कि सेलिंग प्राइस आज कॉमन है। जो युवा आएगा या जो कोई नई इंडस्ट्री लेके आएगा, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगी। उसको सेम कॉस्ट पे हमसे अच्छा प्रोडक्ट बेचना है, तो उसको कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज़ लाना पड़ेंगे और मतलब एक अपना एक जुनून से काम करना पड़ेगा। काम होगा, काम बहुत है। आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करना, और हम खुद देखते हैं कि आज के टाइम पर बहुत चुनौती है ये न्यू जनरेशन के सामने भी, कि कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़े। इनिशियली क्या आपको ऐसी दिक्कत हुई जब आप बिल्कुल शुरुआती फेज़ में होंगे? तो शुरुआती फेज़ में मैडम देखिए, हमारे फैक्ट्री में 7 या 8 आदमी थे टोटल। तो मैं सुबह चले जाता था, शाम को आने का कोई टाइम नहीं था, और जो थे वो धीरे धीरे था। लेकिन आज के 15 साल पहले का बिजनेस टेक्टिक्स या उतना कंपटीशन नहीं था। बिल्कुल। हम लोग सक्सेस हो गए क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन पहले हेवी था। अभी थोड़ा सा टफ है अनडाउटेडली। मतलब अपन किसी से कंपेयर करो कि आज हमने 50,000 से या लाख रुपए से बिजनेस चालू किया, आज के तारीख में 50,000 रुपये में गवर्नमेंट फीस भी नहीं होती, DIC रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। तो वो चुनौतियाँ हैं, लेकिन उसके एवज में लोन आपको बहुत ईजीली मिलने लगे। मुझे ध्यान है, हमको 50 लाख रुपए का लोन लेने के लिए 6 महीने का समय लगा था, क्योंकि हमारे पास कोलेट्रल नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर एक योजना आई थी गवर्नमेंट की कि विदाउट कोलेट्रल आपको लोन मिलता था, उस पर हमको लोन मिला था। आजकल बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, आप देखिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो ये एक बैकबोन है युवाओं के लिए कि एक मौका अच्छा है, लेकिन उनको एक मेहनत से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से। आजकल क्या थोड़ा ग्लैमर है, क्लब, मोबाइल, ये तो इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको ये शुरू के 3 साल बिजनेस में तपस्या है। अगर वो किसी ने निकाल ली है तो आगे का सफ़र आपका स्वर्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब बिजनेस एक तपस्या है, आपको पूरी तरीके से पूरी खुद को तरीके उसमें से रमा आपको देना है। तन मन धन से उसको झोंकना है। आपका कोई सोशल लाइफ नहीं रहता, कोई फैमिली लाइफ नहीं रहता, आपको सिर्फ बिजनेस 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 ये रहता है। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सिर्फ बिजनेस बिजनेस 100% बिजनेस? हुआ फैमिली होगा। ने कितना सपोर्ट किया आपको उस फैमिली टाइम ने पे? 100% सपोर्ट किया। आप ये मान के चलिए कि एक ऑर्डर आया था, तो हम रात को 11:30 बजे फैक्ट्री गए थे, और हमारा एक 3 साल का बेटा था, उसको हमने एक मेज पे लेटाया था, और रात भर वो प्रोडक्शन चला था, कटिंग चली थी, और लूना से हमने माल सप्लाई किया था। ये समय भी था 18 फरवरी 2009, वो डेट भी मुझे याद है। और हमारा वो सबसे बड़ा ऑर्डर था, और वही हमारा एक टर्निंग पॉइंट है कि आज बिजनेस हम टर्न्स में कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आपने कहा कि भोपाल में आपके कई नाते रिश्तेदार वहाँ पर हैं, और अगर मैं गलत नहीं तो आप ही शायद भोपाल से ही ताल्लुक़ हाँ, रखते हैं। यस। भोपाल बहुत खूबसूरत जगह है, और पूरे मध्य प्रदेश की जब बात होती है तो संसाधन के अगर लिहाज से देखें तो वहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप अपने फील्ड में मध्य प्रदेश को कहाँ पाते हैं, और भविष्य के लिए आप मध्य प्रदेश को कहाँ देखते हैं? देखिए मैडम, पैकेजिंग में मध्य प्रदेश का एक अलग स्थान है। एक FIBC बैग आता है, वोवन सेक, जो एक्सपोर्ट होता है, जंबो बैग बोलते हैं। उसमें एशिया की सबसे बड़ी मंडी पीथमपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में ऑल ओवर वर्ल्ड वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अहमदाबाद से भी बड़ी मंडी पीथमपुर में। और पैकेजिंग में इंदौर, मतलब उसमें इन हाउस ही इतना कंजम्पशन है कि वहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ उसके लोकल चल जाती है। इंदौर का नमकीन बहुत फेमस जी। है, हर नमकीन में पैकिंग लगता है। तो मध्य प्रदेश में अभी बिजनेस की तो बहुत अपार अपॉर्चुनिटी है। जो काम कर लो वो कम है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को उसमें झोंकना पड़ेगा। बिजनेस अपने आप नहीं आता, पहले 4 साल आपको उसके पास जाना पड़ेगा। आप देखिए हमको जो रिजल्ट आया, जो आज इस लेवल पे हम 11वें 12वें साल से हमको आउटपुट आया। शुरू में तो जो कमाते हैं आप, वो फैक्ट्री पे चलाए, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कमा रहे हैं। जो आपको बिल्डिंग दिखेगी, इंफ्रा दिखेगा, वो आपको 10 से 12 साल के बाद दिखेगा। तो इनिशियली आपको शुरू के 5 साल तो बहुत टफ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा बनाया हुआ है। और सभी को ये कहूँगा कि नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बनो, बहुत स्कोप है, और एक उसका जो सुकून है वो अलग ही है। अच्छा, आपने बताया कि आप जब बिज़नेस कर रहे थे तो उस वक्त आपकी नौकरी भी थी, शुरुआत आपने की, तो कितना चैलेंजिंग था, और क्या एकदम से आपके मन में ये आ गया कि हाँ, नौकरी के साथ साथ बिज़नेस हम कर सकते हैं? कितना मुश्किल रहा था उसको एक्सेप्ट करने में उस वक्त? मुश्किल तो बहुत था मैडम, क्योंकि जब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अपने को बिजनेस करना है, तो 1 महीना तो मैं डिसीजन ही नहीं ले पाया कि एक आपकी स्मूथली जब दिनचर्या चल रही है, आपको ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, थोड़ी बहुत सेविंग हो रही है, आप सब कुछ छोड़ के एक दूसरे शहर जा रहे हो जहां आपका लोग तो है लेकिन कोई सेटअप नहीं है, आपके पास जमा पूंजी भी इतनी नहीं है कि आपका काम चल जाए। फिर डिसीजन लिया
वाइफ का सपोर्ट रहा, इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर को भी डर लगा कि यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि उस टाइम में मेरी फैमिली में सबसे मोटी सैलरी मेरी थी और सबसे ज़्यादा कमाने वाला मैं था, क्योंकि हम बहुत एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से थे। फिर हम भोपाल आए, मेरा पीएफ निकली थी, ग्रेचुइटी निकली थी, कुछ फंड्स हमने रिजर्व रखा कि फैक्ट्री नहीं चली तो इससे अपना घर खर्चा चलता रहेगा और अपन वापस नौकरी कर लेंगे। और हम शुरू के 1 साल एक कमरे के मकान में किराए से रहे भोपाल में, और वो भी मतलब बहुत टिपिकल था, एक लोहे की सीढ़ी थी, बच्चे छोटे थे, चैलेंजिंग तो था, लेकिन भगवान के दया से और जो मैंने वाला बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से और एक जो दृढ़ संकल्प था कि यार पीछे तो कुआं है, आगे ही दौड़ते रहो, तो दौड़ते रहे और पोजीशन यहाँ है कि यहाँ खड़े हैं। अच्छा, नौकरी करने से नौकरी देने वाला बनने तक उस सफ़र में क्या बदलाव जो आपने महसूस किया? क्योंकि जब हम बात करते हैं कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम करे तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां हाथ आती हैं, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों को देखा हुआ था, अभी नौकरी में थे। आपने क्या कोशिश की कि आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिले और वो अपना 100% दे पाए? क्योंकि कई बार ये भी एक चैलेंजिंग होता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट उन लोगों को मिल रहा है या फिर नहीं, उसको मेनटेन करने के लिए आप क्या काम कर रहे थे अपनी कंपनी में? देखिए मैडम, मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे मालूम है कि एक वर्कर, मैं भी वर्कर था, अपने मालिक से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो जब भी मैं फैक्ट्री में जाता हूँ सबसे पहले अगरबत्ती लगाता हूँ और एक राउंड लेता हूँ कि पानी पीने की जगह साफ़ है कि नहीं, आज झाड़ू वाला आया कि नहीं। हमारे यहाँ हर चीज़ की एक अलग व्यवस्था है, आरओ में से पानी आ रहा है कि नहीं, उस पानी को मैं भी कभी पीता हूँ कि लोगों को लगना चाहिए कि यार ये साहब भी कभी टेस्ट कर लेते हैं। आपके पंखे चल रहे हैं, एग्जॉस्ट चल रहे हैं, कूलर का मेट बदला है कि नहीं, उसका पानी बदला है कि नहीं, ये सब चीज़ चेक करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक एम्प्लॉय था। आप विश्वास करिए 2008 से जितने भी एम्प्लॉय मेरे पास थे, कुछ अपना बिजनेस में अलग हो गए, कुछ हो गए, बाकी मैंने किसी को नहीं छोड़ा, और जो अलग हुए वो सब डेवलपमेंट में अलग हुए, ना कोई लड़के गया ना कुछ गया। आज भी मेरे पास 2-3 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं क्योंकि अब काम करने लायक रहे नहीं। वो कहते भी हैं कि साहब अब हम जाएं, भाई उनकी जवानी तो अपन ने पूरी यूज़ कर ली, अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे बेचारे। एक को किडनी का प्रॉब्लम है, एक थोड़ा सा मेंटल है, लेकिन फिर भी वो हमारे आके बैठते हैं, नहीं आए तो भी सैलरी उनकी उनके घर जाती है, तो ऊपर वाला देख रहा है। और आज भी मतलब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्रियल एरिया में बालाजी में काम करने के लिए लोग एक पल पे तैयार हैं। कोई आदमी जाता भी है तो बोलता है बालाजी में नौकरी है क्या। अपनी भी लिमिटेशंस होती है, अगर 4 ड्राइवर रखने तो 4 ही रखेंगे, 5 वर्कर रखने तो 5 ही रखेंगे, 7 रखेंगे नहीं। लेकिन क्यों है कि पता चल जाए कि ये यहाँ नौकरी है, सब एक अप्रोच लगाते हैं यार बालाजी में नौकरी है क्या। कोई भी कुछ बोलता है, अभी बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई एड्रेस देता है, अरे वो बालाजी के साइड में आ जाना। तो बालाजी एक लैंडमार्क हो गया सेक्टर ए में कि हर आदमी जानता है, और वहाँ एक वातावरण अच्छा है, चाहे लेडीज़ काम करे या वो काम करे, सबको एक अच्छा वातावरण मिलता है। कोशिश ये करता हूँ कि मेरे हाथ से सबका भला हो, सबको टाइम पे सैलरी मिलती है, सुख दुख में सबके साथ रहते हैं। हाँ, डिसिप्लिन में बहुत कड़क हूँ। अगर 8:30 पे काम चालू होना है, आना है तो आना है। 8:35 8:40 होता तो एक दिन वार्निंग देता हूँ, दूसरे दिन उसकी एब्सेंट लग जाती है। तो हमारे यहाँ टचवुड आदमी 8:28 पे इन हो जाता है। मतलब कर्मचारियों से बढ़कर एक परिवार है, एक यस समूह यस 100% परिवार ही है। आज हमारा बर्थडे हम उनके साथ ही मनाते हैं। मेरा बर्थडे, हमारे कोई भी कर्मचारी का बर्थडे है तो फैक्ट्री में बनता है, नाश्ता हमारे तरफ से आता है। न्यू ईयर हम फैक्ट्री में कर्मचारियों के साथ मनाते हैं। साल में हम 2-3 लंच और डिनर के प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि देखिए मैं 2008 से उनसे जुड़ा हूँ। अब थोड़ा सा गैप आ गया, जैसे आपका काम बढ़ गया, आप कैबिन में रहते हैं, आपका मैनेजर डील करता है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि दिन में एक बार हर आदमी से इंटरेक्शन मेरा हो, क्योंकि जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं तब तक आपको ग्राउंड पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। कई बार मैनेजर बदमाशी कर जाते हैं, कुछ करते हैं, उसको बीमार है तो भी बोलेंगे नहीं ओवर टाइम कर। तो आदमी से जब आप टच में रहते हो तो मैनेजर को भी डर रहता है कि नहीं यार ये साहब का टच में है, ये करेगा। इस वजह से हमारी ग्रोथ का एक कारण और हैप्पीली वातावरण है, पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मतलब बालाजी अगर इस तरीके से बढ़ रहा है तो उसमें ज़रूरी है कि वो बॉन्डिंग है जो कि आपने स्थापित किया उन तमाम कर्मचारियों से। और मैं 15 दिन भी फैक्ट्री नहीं जाऊँ तो काम चलता है, नया काम कुछ नहीं होगा या कुछ ऐसे डिसीजन रहते जो नहीं हो पाएंगे, लेकिन काम रुकेगा नहीं, क्योंकि सब पुराने हैं और अच्छे लड़के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू आपको भी और आपके चैनल को भी, जिसने हम लोगों को एक ऑल इंडिया लेवल पे पहचान दी और प्राइड ऑफ इंडिया से नवाजा।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Thank तो you. कुछ लोग जो कि लीक से हटकर कार्य करते हैं, जो समाज में बदलाव लाते हैं, जो कुछ कर गुजरते हैं, और वैसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते हैं सक्सेस स्टोरी में। अभी दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए भारत 24, फिर आपसे होगी मुलाकात।